आसिफ अली जरदारी ने ज़िली कौंसलर का इलेक्शन हारने से दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान बनने तक का सफ़र कैसे तय किया, आए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वर्कर रूखुश होते नाचते हैं इस पे, एक जरदारी सब पे भारी। मैंने उनको 10 दफा कहा कि नहीं भाई, हम फकीर लोग हैं, एक जरदारी सबसे यारी। हमारा इंस्टीट्यूशन है, आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। मेरे ये तवील सफर में सर मैंने बड़े बड़े ऊंच नीच के मकाम देखे। मैं नहीं समझता इस वक्त तारीख की हिस्ट्री में कोई यहाँ बैठा है जिसने कभी 14 साल जेल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारी हो। मैं नहीं समझता, हो सकता है मुझसे कोई ज्यादा जानता हो और वो बता सकता हो। 26 जुलाई 1955 में पैदा होने वाले आसिफ अली जरदारी अपने वालिदैन के अकलौते बेटे हैं और उनकी ऑफिशियल बायोग्राफी के मुताबिक उन्होंने इब्तिदाई तालीम कराची से ही हासिल की और लंदन से बिजनेस में ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। अपनी जवानी में वो पोलो और बॉक्सिंग के बहुत शौकीन थे। जरदारी 4 नाम के एक पोलो टीम की कप्तान भी रहा है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और पाकिस्तान के दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने वाले वाहिद सियासतदान है। ये तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी एक फिल्म में भी काम कर चुका है? जी हाँ, 14 फरवरी 1969 में नुमाइश होने वाली पाकिस्तानी फिल्म सलगिरा में बच्चे का किरदार अदा करने वाला कोई और नहीं, मौजूदा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ही है। कोई इमेजिन कर सकता है कि ये बच्चा बड़ा होकर दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब हो सकता है। True faith and allegiance to Pakistan. That as President of Pakistan, That as President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions. for the due discharge of my duties as President. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. इस फिल्म में आसिफ अली जरदारी चाइल्ड स्टार के तौर पर मुंतखब हुआ। फिल्म की कहानी के मुताबिक जब बड़ा हुआ तो वाहिद मुराद बन गया और उसकी किस्मत में उस फिल्म में जो हीरोइन लिखी गई थी वो शमीम अरा थी। लेकिन रियल लाइफ में जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी जिंदगी में जो हीरोइन लिखी गई थी वो साबिक वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो थी। आसिफ अली जरदारी के वालिद हाकिम अली जरदारी जमींदारी के अलावा कराची में सिनेमाघरों और तामीराती शूबे से मुंसलिक थे। वो सिंध में ताकतवर शख्सियत का मालिक था, इसलिए हाकिम जरदारी 1970 की इलेक्शन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर टिकट भी लिया और MNA भी मुंतखब हुआ था। तब से हाकिम जरदारी अपने बेटे आसिफ अली जरदारी को भी सियासत में लाने का फैसला कर लिया। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने जब सियासत में कदम रखा तो शुरू में बुरी तरह नाकाम रहा। 1983 में उसने सिंध के शहर नवाब शाह में ज़िली कौंसिल की निशस्त के लिए इलेक्शन में हार गए और जब 1985 में झरने ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराए तो आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह के सूबाई हल्के PS22 से इंतखाबात में हिस्सा लिया और सिर्फ 53 वोट हासिल कर सके। आसिफ अली जरदारी इलेक्शन में मुसलसल नाकामी के बाद रियल एस्टेट में काम करना शुरू किया। 4 साल बाद 1987 में उसकी किस्मत के सितारे गर्दिश में आए और ये साल उसकी जिंदगी का फैसला कुन साल था कि जब उसकी सौतेली वालिदा टमी बुखारी और नुसरत भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ आसिफ अली जरदारी का रिश्ता तय किया और यूं 18 दिसंबर 1987 में आसिफ अली जरदारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो से शादी कर ली तो उसी निस्बत से उनका नाम मुल्क भर में जाना पहचाना बन गया। इससे पहले पाकिस्तानी अवाम जरदारी के नाम से नाआशना थे। बेनज़ीर भुट्टो से शादी के बाद आसिफ अली जरदारी न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सतह पर भी सियासी हलकों में मशहूर होते चले गए। शादी के 1 साल बाद 2 दिसंबर 1988 में होने वाले आम इंतखाबात में बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गई, मगर उनकी हुकूमत सिर्फ 1 साल 247 दिन चली, जो कि 6 अगस्त 1990 में खत्म हुई जब सदर गुलाम इसहाक खान ने बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत करप्शन के इल्जामात पर बरतरफ की। मेरे अजीज हमवतनों, मुझे यकीन है कि अब तक आपके इल्म में ये बात आ चुकी होगी कि मैंने आईन के आर्टिकल 58 की शक 2 के तहत इख्तियारात को बरूएकार लाते हुए एक सदारती हुक्म के जरिए कौमी असम्बली तोड़ दी है, जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म और उनकी काबीना अपने ओहदों पर बरकरार नहीं रहे।
तो 10 अक्टूबर 1990 में आसिफ अली जरदारी पहली मरतबा गिरफ्तार हुए। उन पर माली बदउनवानी, अगवा, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन के इल्जामात थे और मुखालिफिन की तरफ से उनको मिस्टर 10% का लक़ब भी दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो से शादी के बाद जब आसिफ अली जरदारी सियासत में कदम रखा तो यही वो वक्त था जहाँ से आसिफ अली जरदारी की सियासत और उनसे मुंसलिक तनाज़ात और मुबीना बदउनवानी के मुकदमात के सिलसिले का आगाज हुआ। आसिफ अली जरदारी पर बहुत से इल्जामात लगाए गए मगर ये इल्जामात अदालतों में कभी साबित न हो सके। 1990 के इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी जेल में होने के बावजूद कराची के हल्के NA 189 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 27 माह 6 दिन कैद होने के बाद फरवरी 1993 को जमानत पर रिहा हुए और फिर 1993 के आम इंतखाबात में जब बेनज़ीर भुट्टो दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो आसिफ अली जरदारी भी अपने आबाई हल्के नवाब शाह से कौमी असम्बली की निशस्त पर कामयाबी हासिल की और विफाकी वजीर और चेयरमैन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल मुकर्रर हुए। बेनज़ीर भुट्टो के दोनों हुकूमतों के दौरान आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान के पहले मर्द अव्वल का एजाज भी हासिल हुआ। बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत भी एक बार फिर अपनी मुद्दत पूरी न कर सकी और नवंबर 1996 में खत्म की गई और साथ ही उन्हें मुल्क छोड़कर जलावतनी की जिंदगी गुजारना पड़ी। 1996 में जब बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत खत्म हुई तो एक बार फिर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया। उस दौरान उन पर कत्ल, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाए गए थे। जब दूसरी बार गिरफ्तार हुए तो लगभग 8 साल जेल में गुजारने के बाद 22 नवंबर 2004 को अपने आखिरी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद रिहा हुए। उस वक्त उसे 14 मुकदमात का सामना था जिनमें से 4 केसों में बरी और बाकी 10 केसों में उनकी जमानत मंजूर हुई थी। रिहाई के बाद आसिफ अली जरदारी मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। 5 अक्टूबर 2007 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने NRO जारी करके उन तमाम मुकदमात को खत्म करने का ऐलान किया जो 1 जनवरी 1986 से लेकर 12 अक्टूबर 1999 के दरमियान सियासी बुनियादों पर दर्ज किए गए थे। उस ऑर्डिनेंस के तहत 8000 से जायद अफराद के खिलाफ बदउनवानी, कत्ल, करप्शन और दीगर संगीन जराइम शामिल थे, सब खत्म कर दिए गए। बुनियादी तौर पर यह कानून उस वक्त पीपल्स पार्टी की जलावतन सरबराह बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान और पाकिस्तानी सियासत में वापसी को मुमकिन बनाने के लिए जारी किया गया था। 18 अक्टूबर 2007 को परवेज मुशर्रफ की जारी करदा NRO के तहत बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आई तो ये वो वक्त था कि मुल्क में आम इंतखाबात होने वाली थी। लेकिन वतन वापसी के 2 ही माह बाद 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो एक कातिलाना हमले में शहीद। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद आसिफ अली जरदारी भी वतन वापस आए और यहाँ से एक नए जरदारी का ज़हूर हुआ। बेनज़ीर के कत्ल की वजह से मुल्क भर में सियासी बुहरान था। आसिफ अली जरदारी ने अवामी खिताब में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर आगे बढ़ने का रास्ता हमवार किया तो कई बुहरान दम तोड़ना शुरू हो गए और मुल्क की सियासत एक नए दौर में दाखिल हुई। जब मोहतरमा बेनज़ीर साहबा को शहीद किया गया बगैर वक्त ज़ाया किए सदर आसिफ जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। आसिफ अली जरदारी की सदारत में 18वें आईनी तरमीम के जरिए सूबाई खुद मुख्तारी बहाल हुई, फाटा इस्लाहात हुए, गिलगित बाल्टिस्तान की खुद मुख्तारी और सूबा सरहद को खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया। 2013 की इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई तो ममनून हुसैन सदर मुंतखब हुए। इलेक्शन के फौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली का इल्जाम लगाकर 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया और 23 अगस्त 2014 को इस्लामाबाद में धरना दे दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत इस बारे में सख्त परेशान थी और PTI से धरना खत्म करने के हवाले से मुज़ाकरात किसी तौर पर कामयाब नहीं हो पा रहे थे। ये वो दिन था जब इमरान खान ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से 1 माह में इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। आपको पहले रिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि आपके नीचे इंसाफ मिल ही नहीं सकता इस मुल्क में। तो उसी रोज आसिफ अली जरदारी जाती उमरा पहुंचे और नवाज शरीफ को नरमी और मोहब्बत से हुकूमत चलाने का मशवरा दे दिया और कहा कि सियासी बुहरान में पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। और उसी रोज आसिफ अली जरदारी जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा भी पहुंचे और सिराजुल हक से मुलाकात की और साथ चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात से भी मुलाकातें की। ये मुलाकातें नवाज हुकूमत के लिए ऑक्सीजन का काम किया। 16 जून 2015 को आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी की एक तकरीब में फौज के खिलाफ बयान देते हुए कहा, तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी और ये हमारी आर्मी
नहीं है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, आपके 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। 23 दिसंबर 2016 को दुबई से कराची पहुंचकर आसिफ अली जरदारी ने कहा के सियासी अदाकारों को भी ये कह देना चाहते हैं कि जब भी मैं मुल्क से बाहर गया हूं, जब मैं प्रेसिडेंट था तब मैं मुल्क से बाहर गया तो ने कहा ये भाग गया, मैं इस दफा मुल्क से बाहर गया तो कहा ये भाग गया। तो इनको ये फतूर इनके दिमाग से जाता नहीं है, उनको ये नहीं समझ आती कि हमारी तो लाशें भी यहीं दफन होंगी भाई, हमने तो गड़ी खुदा बख्श पे दफा होना। जब नवाज शरीफ की नाअहली के बाद 2018 की इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तिदार में आई तो इमरान खान को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ी। इमरान खान की दौरे हुकूमत में आसिफ अली जरदारी तीसरी बार गिरफ्तार हुए और 6 माह बाद रिहा किया गया। 20 दिसंबर 2020 को इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ PDM नाम से एक इत्तेहाद वजूद में आया तो आसिफ अली जरदारी की सियासी हिकमत अमली PTI हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बनी। 3 मार्च 2021 को जब सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रिजा गिलानी ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हाफिज शेख को शिकस्त दिया और हुकूमत के 10 वोट यूसुफ रिजा गिलानी को मिले और यूं जरदारी की सियासत ने इमरान खान की हुकूमत को पहला सियासी धचका लगा दिया। जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद जमा करवाई गई तो उस दिन आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हमें 172 वोट मिलेंगे। बिल्कुल उसी तरह तहरीक अदम एतमाद कामयाब होकर शहबाज शरीफ को इख्तिदार की राहदारियों में पहुंचा दिया गया। 2024 की इलेक्शन में भी नून लीग से इत्तेहाद करके शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब हुई और इस इत्तेहाद के तहत आसिफ अली जरदारी खुद भी दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान बनने में कामयाब हुई। शायद इसीलिए कहते हैं एक जरदारी सद पे भारी।